आज है 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को फिर से कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन केंद्र में सत्ता में आता है तो वह नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को रद्द करने के अलावा असम से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC को खत्म कर देगा। रैली को संबोधित करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि भाजपा के शासन में लोकतंत्र को खतरे का सामना करना पड़ रहा है और अगर PM नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आते हैं तो वह देश में सभी मौजूदा प्रणालियों को खत्म कर देंगे। दरअसल CM केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह सुनीता केजरीवाल सामने आई उससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। ऐसा कहा जाने लगा है कि उन्हें CM बनाया जा सकता है। संजय सिंह भी जब तिहाड़ से बाहर निकले तो सबसे पहले उन्होंने सुनीता केजरीवाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हालांकि आप और अरविंद केजरीवाल खुद यह कह चुके हैं कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। कुछ दिनों पहले CM केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगले हफ्ते वह दो मंत्रियों को तिहाड़ में बुलाएंगे और उनकी समीक्षा करेंगे। ऐसे में अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनके बाद उनकी पत्नी का नाम भी शामिल है। ईरान द्वारा जब्त किए गए इजरायली ध्वज वाले व्यापारिक जहाज के चालक दल के सदस्य भारतीय डेक कैडेट एंड टेसा जोसेफ गुरुवार को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, तेहरान में भारतीय मिशन और ईरानी सरकार के ठोस प्रयासों से केरल के त्रिशूल से भारतीय डेक कैडेट एंड टेसा जोसेफ, जो कंटेनर पोत MSC एरीज के भारतीय चालक दल के सदस्यों में से थी, आज दोपहर को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से आ गई। बता दें कि एंड टेसा जोसेफ उन 17 भारतीय नागरिकों में से थी जो कंटेनर जहाज MSC एरीज पर सवार थी, जिसे पहले पिछले हफ्ते हॉर्मुज जलडब्लू मध्य के पास ईरानी सेना ने जब्त कर लिया था। यूपी के दो प्रमुख जिले हैं जो लोकसभा चुनाव के लिए अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं कि इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने को तैयार नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट और वहां के बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान करने पर फंसती नजर आ रही है। सबको उम्मीद थी कि इस बार कैसरगंज सीट पर अपना उम्मीदवार पा जाएगी, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। कैसरगंज का माहौल उम्मीद का नहीं बल्कि चिंता का विषय है। जानकारों की माने तो कैसरगंज सीट पर 5वें चरण में मतदान होना है। ऐसे में हो सकता है बीजेपी शुरू के 3 चरणों के मतदान के बाद ही इस सीट पर फैसला करेगी। हो सकता है कि बीजेपी कैसरगंज से ब्रजभूषण को एक बार फिर मौका दे दे। वहीं चर्चा में ये भी है कि बीजेपी कैसरगंज से ब्रजभूषण की पत्नी या उनके किसी खास को मौका देकर इस मुसीबत से छुटकारा पा सकती है। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर ईडी का एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 98 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर एक्शन लिया है। यह मामला बिटकॉइन के इस्तेमाल के जरिए निवेशकों के धन की धोखाधड़ी से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के तहत अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की पुणे में एक बंगला और एक्टिविटी शेयरों सहित 98 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। पोस्ट में जानकारी दी गई कि जब्त की गई संपत्ति में जुहू में स्थित एक बंगला शामिल है जो शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। साथ ही पुणे में मौजूद एक बंगला भी शामिल है। इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ एक्टिविटी शेयर भी ईडी ने जब्त किए हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुई बसपा की जनसभा में पार्टी सुप्रीमो मायावती का जलवा देखते ही बनता था। मंच पर उनका स्वागत नंगे पैर खड़े बसपा से लोकसभा उम्मीदवार ने सोने का मुकुट भेंट कर किया। दरअसल पीलीभीत के बीसलपुर इलाके में मंगलवार को बसपा सुप्रीमो मायावती की चुनावी जनसभा थी। इस दौरान यूपी के पूर्व मंत्री और पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार अनीस अहमद खान ने अपनी पार्टी की मुखिया मायावती का स्वागत चुनावी मंच पर सोने का मुकुट देकर किया। लोकसभा चुनाव में मैनपुरी संसदीय सीट पर इस बार का घमासान पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा की टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और वर्तमान सांसद डिंपल यादव ताल ठोक रही हैं। डिंपल यादव ने मंगलवार को मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। लालू से कई बार चुनाव में पटखनी खा चुके सारण के भाजपा उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी लगातार 2 बार से लालू की पत्नी राबड़ी देवी और लालू के समधी चंद्रिका राय को हरा चुके हैं। इस बार लालू की दूसरी बेटी रोहिणी से रूडी का मुकाबला है। रोहिणी लोगों से मिलकर उनका आशीर्वाद मांग रही है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने रोहिणी का बिना नाम लिए कहा, मैं तो लगातार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ता रहा हूँ। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि जब हम यहाँ जीतते हैं तो बिहार जीतते हैं, बिहार जीतते हैं तो देश जीतते हैं। इस बार भाजपा सारण में हैट्रिक लगाएगी या हैट्रिक सारण की जनता की होगी। इन दिनों देश की राजनीति में मछली शब्द चर्चा में बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मछली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं। मछली को ममता बनर्जी ने बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया है और अब इसे बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने में जुट गई हैं। सोमवार को कूच बिहार की रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सुबह की चाय के साथ गोमूत्र पीने को कहेगी, दोपहर के खाने के साथ गोबर खाने को कहेगी। आप क्या खाते हैं ये सब बीजेपी तय करेगी।
तिहाड़ में रोज आलू पूड़ी मिठाई और आम खा रहे केजरीवाल ताकि मिल जाए मेडिकल बेल, ईडी ने कोर्ट में किया दावा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसी बीच दिल्ली की रावत एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि वह मेडिकल आधार पर जमानत लेने के लिए जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि उससे उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। कोर्ट के समक्ष ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वह जेल में आलू पूड़ी, आम और मीठा खा रहे हैं। वह ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। ये एक तरह से मेडिकल के आधार पर जमानत लेने का तरीका है। राजद को चुनाव के दौरान फिर लगा झटका, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने छोड़ी पार्टी। बता दें कि राजद को लोकसभा चुनाव के दौरान बुधवार को एक और झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा कह रही है कि अब राजद में एक क्षण भी बना रहना असहज हो गया है। मैं अपने ऐतिहासिक कर्मभूमि जन्मभूमि झंझारपुर की समाजवादी धरती के साथ छल नहीं कर सकता। समाजवादी आंदोलन को पुनः जीवित करने के साथ ही राजनीति में राज और नीति दोनों का सामंजस्य बनाने के पक्ष में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्यता और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहा हूं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट देने की पैरवी की है। उनके इस बयान पर अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बुधवार को कहा कि अमेरिका ने यूएनएससी सहित संयुक्त राष्ट्र के दूसरे संस्थानों में सुधार की पेशकश की है। जनवरी में एलन मस्क ने भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट न मिलने को बेतुका बताया था। उन्होंने कहा था कि जिन देशों के पास जरूरत से ज्यादा ताकत है वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। एक्स पर एक पोस्ट में एलन मस्क ने कहा, संयुक्त राष्ट्र निकाय में संशोधन करने की आवश्यकता है। समस्या यह है कि जिनके पास अतिरिक्त शक्ति है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। भारत के पास स्थायी सीट नहीं है, जबकि पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अफ्रीका को भी सामूहिक रूप से एक स्थायी सीट मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में देश के सबसे बड़े नक्सल एनकाउंटर पर सियासत होने लगी है। कांग्रेस ने इस मुठभेड़ पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने इस एनकाउंटर की जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने मारे गए नक्सलियों को शहीद बता दिया, जिसके बाद भाजपा भड़क उठी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने निशाना साधते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में हमारे सुरक्षा बलों ने 29 नक्सली, जिनमें 2 तो 25-25 लाख के इनामी थे, उनको मार गिराया। कांग्रेस की प्रवक्ता इन नक्सलियों को शहीद बता रही है। इसी को मानसिक और नैतिक दिवालियापन कहते हैं। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, अनंतनाग सीट से वापस लिया नाम। बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने ऐलान किया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अनंतनाग राजौरी सीट से उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था। उनकी पार्टी से एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर ही चुनाव लड़ेंगे। गुलाम नबी आजाद को 2014 में कठुआ उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हराया था। इसी सीट से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी चुनावी मैदान में है। सुप्रीम कोर्ट की ईवीएम के आलोचकों को नसीहत, बैलेट पेपर पर लौटने को लेकर कही ये बात। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आलोचना करने वालों की निंदा की है और कहा कि देश में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में हमें सिस्टम को पीछे की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में उस समय का भी जिक्र किया जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और मतपेटियां लूट ली जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ एडीआर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। दरअसल याचिका में मांग की गई थी कि ईवीएम में डाले जाने वाले वोट का 100% वीवीपैट मशीन के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाए ताकि मतदाता को पता चल सके कि उसने सही वोट दिया है। याचिका में कहा गया कि कई यूरोपीय देश भी ईवीएम का इस्तेमाल कर फिर से बैलेट पेपर से मतदान पर लौट चुके हैं। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि देश में चुनाव कराना बड़ी चुनौती है और कोई भी यूरोपीय देश ऐसा नहीं कर सकता। भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है, आईएडीसी वार्षिक सम्मेलन में बोले इसरो प्रमुख सोमनाथ। बता दें कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है। यहाँ 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ तक आने वाले दिनों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष उपयोग का सवाल है, इसरो के पास एक बहुत ही स्पष्ट योजना है। अंतरिक्ष विभाग के सचिव सोमनाथ ने कहा, यह भारत के इरादे या पहल में से एक है कि मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन आयोजित किए जाएं ताकि अंतरिक्ष की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा इस पर पहल का लक्ष्य 2030 तक सभी भारतीय अंतरिक्ष कलाकारों, सरकारी और गैर सरकारी द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन को हासिल करना है। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी, आलिया भट्ट समेत इन भारतीयों ने बनाई जगह। बता दें कि टाइम मैगजीन ने इस साल 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों की लिस्ट में 5 भारतीयों को जगह मिली है। इसमें विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, बॉलीवुड अभिनेता आलिया भट्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, ओलंपियन पहलवान साक्षी मलिक और अभिनेता निर्देशक देव पटेल शामिल हैं। लिस्ट में आलिया भट्ट इकलौती भारतीय एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा अमेरिकी ऊर्जा विभाग के ऋण कार्यक्रम
कार्यालय के निदेशक जिगर शाह, खगोल विज्ञान के प्रोफेसर और येल विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर प्रियमवदा नटराजन भी शामिल हैं। भारतीय मूल की रेस्तरां मालकिन अस्मा खान और रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी की विधवा यूलिया नावल्नाया भी शामिल हैं।